In problem 4.1, the question says find the following forces. The first force is 10 Newton. Along x-axis. The second force is 6 Newton along y-axis. And the third force is 4 Newton along negative x-axis. यहाँ पे हमें तीन फोर्सेस दी गई हैं और साथ ही साथ इन तीनों फोर्सेस की डायरेक्शन भी हमें बताई गई है। हमें यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करनी है। फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स एंड द डायरेक्शन, दोनों चीज़ें जो है वो हमें यहाँ फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम यहाँ पर सूटेबल स्केल सेलेक्ट करेंगे। इन वैल्यूज़ के लिए सूटेबल स्केल है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन। क्योंकि आप अपने पेपर पे या कॉपी पे यू कैन ईजीली ड्रॉ 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। सो ये आपके लिए सबसे सूटेबल स्केल है। अब मैं इनको ड्रॉ करने लगा हूँ। सबसे पहले F1 फोर्स जो कि 10 न्यूटन है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सो 10 न्यूटन फोर्स अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सो दिस वुड बी 10 सेंटीमीटर। सो मैंने यहाँ पे 10 सेंटीमीटर पे मार्क किया पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। इसके बाद जो दूसरी फोर्स है दैट इज़ 6 सेंटीमीटर अलोंग वाई एक्सिस। तो ये वाई एक्सिस है आपका। सो वाई एक्सिस पे ये आपकी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। इसी तरह से जो आखिरी है थर्ड वन दैट इज़ 4 न्यूटन अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। सो 4 न्यूटन अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। सो ये हमने इसको भी मार्क कर दिया सेंट्रल पोजीशन ओ से। ये हमारी -4 न्यूटन, -4 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने न्यूटन को सेंटीमीटर के इक्वल लिया है। ये हमारे पास आ रही है 10 सेंटीमीटर जो कि F1 फोर्स है, और ये जो फोर्स है दैट इज़ 6 सेंटीमीटर F2 फोर्स। बट जब भी हमें रिजल्टेंट चाहिए होता है, सो टू गेट द रिजल्टेंट हमें हेड टू टेल रूल इस्तेमाल करना है, और हेड टू टेल रूल की मदद से हम इन्हीं फोर्सेस को अब ऐड अप करेंगे। सो सबसे पहले हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ किए, और जिस तरह से हम इससे पहले ड्रॉ कर चुके हैं, ये हमारा F1 है +10 सेंटीमीटर पे, F2 है 6 सेंटीमीटर पे अलॉन्ग वाई एक्सिस, और F3 है -4 सेंटीमीटर अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो हम इनको अब बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल ऐड करेंगे। सो सबसे पहले हम पहली फोर्स को ही सिलेक्ट करेंगे और इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे फिर से इसी तरह से ड्रॉ कर लेंगे। सो ये हमारी पहली फोर्स जो आ गई दैट इज़ ये आ गया F1 10 centimeter. Now F2, according to head to tail rule, the tail of the second vector will be on the head of the first vector. So इसकी टेल जो है वो इसके हेड पे होनी चाहिए। सो हम जो है F2 जो है वो ड्रॉ करेंगे यहाँ इसके हेड के ऊपर 6 सेंटीमीटर की हमने यहाँ पर एक लाइन लगा देनी है। सो ये हमारे पास F2 आ गया। द लास्ट वेक्टर जो कि थर्ड वेक्टर है वो हेड ऑफ द सेकेंड वेक्टर के ऊपर आ जाएगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो होगी वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगी। एट द एंड अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल हम
सारे वेक्टर्स को ऐड करते हैं और हम एक रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करते हैं. द टेल ऑफ द रिजल्टेंट विल कंसाइड विद द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर एंड द हेड विल कंसाइड विद द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर. सो हम यहाँ से शुरू करेंगे और इसको लेके जाएंगे आखिरी वेक्टर तक. ये हमारे पास जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर आ गया. बाय यूजिंग प्रोटेक्टर व्हेन आई विल फाइंड द एंगल, सो ये एंगल है 45 डिग्री और इसकी जो लेंथ है, द लेंथ इज 8.5 सेंटीमीटर. सो इससे पहले जो हमने स्केल सेलेक्ट किया था 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन. इट मीन्स दैट 8.5 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 8.5 न्यूटन. सो जो रिजल्टेंट फोर्स है वो मेरे पास है 8.5 न्यूटन. ये हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड है और इसकी जो हमें डायरेक्शन चाहिए थी वो हमने प्रोटेक्टर से फाइंड आउट कर ली, दैट इज 45 डिग्री. Question 4.2 says find the perpendicular component of a force of 50 Newton making the angle of 30 degree with the x-axis. क्वेश्चन में सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट का जिक्र किया गया है, बट इसका जो आंसर है उसमें दोनों कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर एंड हॉरिजॉन्टल दोनों मांगे गए हैं. इसलिए क्वेश्चन जो है वो ये भी आ सकता है कि फाइंड द परपेंडिकुलर एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मेकिंग द एंगल ऑफ 30 डिग्री. सो हमें यहाँ पर टोटल फोर्स दे दी गई है और टोटल फोर्स है हमारे पास 50 न्यूटन. एंगल भी हमें दे दिया गया है, दैट इज़ 30 डिग्री. और हमें यहाँ पर इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट Fy एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट Fx ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है. सो यहाँ पर हम इसको सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दी फार्मूलाज जो हमने इसी चैप्टर में डिस्कस किए हैं. Fy, we know that Fy is equals to F sin of theta. So F की वैल्यू है 50 sin 30 डिग्री. Fy is equals to 50 multiplied by sin 30 will give you 0.5. So अगर हम इसका डेसिमल रिमूव कर दें, so Fy will become equals to 25 Newton. Now to find horizontal component, Fx is equals to F cos of theta. So this is 50 cos of 30 degree. So when you find the value of cos 30, it becomes 0.866. By multiplying it with 50, it will become 43.3 Newton. Question 4.3 says find the magnitude and the direction of force. यहाँ पर resultant force का जिक्र किया गया है. And if the x component is 12 Newton while the y component is 5 Newton, so x और y component दे दिए गए हैं and we need to find the resultant force. So the x component Fx, that is 12 Newton, and y component, that is 5 Newton. So we need to find the resultant force. So जब भी आप resultant force निकाल रहे हैं, so उसकी दो चीज़ें हमें find out करनी हैं, उसका magnitude और साथ ही साथ उसकी direction. Direction means के angle. So we will put the formulas again. यहाँ पर Pythagoras theorem use हो जाएगा और tangent theta का formula use हो जाएगा. So उनसे हम ये दोनों चीज़ें जो है वो find out कर सकते हैं. So by using Pythagoras theorem, it says that के resultant force is equals to Rx square Ry square whole under the root. So it will be resultant force equal to Rx, that is 12 square हो जाएगा, Ry 5 square हो जाएगा. So 12 square 144. This is
25, 169 square root, it will be equal to 13 न्यूटन. सो हमारे पास जो रिजल्टेंट फोर्स आ रही है उसका मैग्नीट्यूड है 13 न्यूटन. अब हम इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं. डायरेक्शन के लिए हम यहाँ पर थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स एफ वाई डिवाइड बाय एफ एक्स, ये फार्मूला यूज करेंगे. tan इनवर्स एफ वाई ये हमारे पास 5 है और एफ एक्स जो है ये हमारे पास 12 है. सो यहाँ इसको हम डिवाइड करते हैं और फिर इसका हम इन्वर्स लेते हैं. सो डिवाइड करने से 0.416 आ गया. इसका जब हम इन्वर्स लेते हैं सो इट बिकम्स 22.6 डिग्री. So this is the direction of the resultant force. Question 4.4 is related with the topic of torque. It says that a force of 100 Newton is applied perpendicularly on a spanner at the distance of 10 centimeter from a nut. So find the torque. So force is given 100 Newton force. Acting perpendicularly means that making the angle of 90 degree and at the edge of the spanner. So the moment arm is given, that is 10 centimeter. So L, that is the moment arm, and 10 centimeter. So we will convert it into meter by dividing on 100. So it will be 0.1 meter. So we are going to find the torque. So the torque is F cross L. I have both the values, 100 cross 0.1. So by simply multiplying, I will get 10 Newton meter torque. And this is the final answer. Question 4.5. The force is acting on a body making the angle of 30 degree with the horizontal. The horizontal component of the force is 20 Newton. Find the force. So यहाँ पर resultant force के बारे में पूछा गया है, जबकि आपको horizontal component और angle दिया गया है. So the formula is Fx is equals to F cos of theta. यहाँ हमें F find out करना है. So arrange कर लेते हैं. Fx divided by cos of theta. Fx की वैल्यू है मेरे पास 20, cos of 30 degree. 20 divided by cos 30 gives 0.866, and by dividing 20 over 0.866 it is 23.1 Newton. So this is our required answer. Question 4.6 is related with the topic of couple. The steering wheel of a car has the radius 16 centimeter. We will convert it into meter by dividing 100. So it will be 0.16 meter. Find the torque produced by a couple. So हमें यहाँ पे couple find out करना है, and the force is given, which is 50 Newton force. So here we will use the formula torque produced by a couple. Formula for the couple is equals to force multiplied by the length of from one edge to the other edge, AB. So here we can see that AB is the sum of two radiuses. दो radiuses को sum करके AB बनता है. So the radius is 0.16, on the other will also be 0.16. So यहाँ पर जो total length हो जाएगी, that will be AB is equals to 2 multiplied by 0.16. So जब हम इसको multiply करते हैं, so it will be 0.32 मीटर. ये हमारे पास AB की लेंथ आ गई. अब हम यहाँ पर फार्मूले में ये वैल्यूज पुट कर लेते हैं. It is 50 multiplied by 0.32. So हमारे पास जो कपल आ रहा है
that is 16 Newton meter. According to question 4.7, it is related with the topic of equilibrium. A picture frame is hanging by two vertical strings. The tension in this first string is 3.8, so this is T1, 3.8 Newton. The tension in the other string is 4.4 Newton. We are going to find the weight of picture frame. So we will use the condition of equilibrium. So here we will use the first condition of equilibrium. The first condition of equilibrium is sum of forces must be equal to 0, whether they are along x-axis or whether they are along y-axis. चाहे वो x-axis पे हों या y-axis पे हों, sum of forces को जो है वो 0 होना चाहिए. So यहाँ पर you can see the figure, एक picture frame है और दो string के साथ इसको बांधा गया है. T1 is 3.8, T2 is 4.4 Newton और weight जो है वो हमेशा एक्ट करता है फ्रॉम सेंटर ऑफ मास. तो सेंटर ऑफ मास से इसका वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है एंड वी नीड टू फाइंड द वेट. सो यहाँ पर जो फोर्सेस हैं देयर आर 3 फोर्सेस और सारी की सारी जो हैं वो अलोंग वाई एक्सिस एक्ट कर रही हैं. हमारे पास जो एक्स एक्सिस है उस पर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही, सो दैट इज इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. नाउ फॉर वाई एक्सिस the sum of the forces along y-axis they need to be equal to 0. So कितनी forces हैं जो along y-axis काम कर रही हैं? There are 3 forces, T1 and T2, both are acting upward. They have same direction, तो same direction की वजह से हम इनके बीच प्लस साइन लगा देते हैं. And weight is acting downward, opposite direction है, so हम यहाँ पर माइनस लगा देते हैं, equal to 0. So T1 is 3.8, 4.4 minus W is equals to 0. हम simply इनको add कर लेते हैं. So by simply adding, it is 8.2 minus W is equals to 0. So W will become equals to 8.2 Newton. This is the weight of a picture frame. Question 4.8 is again related with the topic of equilibrium. Two masses M1 5 and M2 3 kg. They are attached by the string and we are going to find the tension in each string. So हमें हर एक में tension find out करनी है, T1 और T2 find out करनी है. This is again related with the topic of equilibrium. So हम यहाँ पर first condition of equilibrium का इस्तेमाल करेंगे. So इस condition के मुताबिक sum of forces must be equal to 0. The forces along x-axis भी 0 होनी चाहिए and the forces along y-axis भी 0 होनी चाहिए. So अब हम अपने figure को देखते हैं. So it is clear from the figure that all the forces are acting along y-axis. सारी की सारी y-axis पे act कर रही हैं और हमें यहाँ पर देखना होगा कि कितनी forces हैं. एक हमारे पास tension T1 है जो कि W1 के against काम कर रही है और टेंशन T2 है जो कि W2 के अगेंस्ट काम कर रही है. यहाँ पर जो स्ट्रिंग है उस पे जो T1 है, टेंशन T1, वो दोनों के दोनों वेट कैरी कर रही है, W1 को भी कैरी कर रही है और साथ में W2 को भी कैरी कर रही है. सो इसलिए फर्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ W2 हम फाइंड आउट करेंगे T2 को और उसके बाद फिर हम टेंशन T1 को फाइंड आउट करेंगे. सो फर्स्ट वी विल सॉल्व इट फॉर W2. क्वेश्चन में हमें सिर्फ और सिर्फ मास दिया गया है. सो पहले तो हम इसको वेट में कन्वर्ट करते हैं. सो W2 इज इक्वल्स टू M2G. M2 is 3 and gravity is constant 10, so it is 30 Newton. This is W2. Now to find T2 हम यहाँ पे condition of equilibrium को देखते हैं. The object is at rest. At rest means कि जितनी force downward act कर रही है उतनी ही force जो है वो upward भी act कर रही है. So sum of the forces along y-axis must be equal to 0. There are two forces, W2 and T2, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसीलिए मैं लिख सकता हूँ W2 माइनस T2 इज इक्वल्स टू 0. सो यहाँ पर W2 की वैल्यू जो है वो 30 है. सो 30 माइनस T2 इज इक्वल्स टू 0. T2 को अगर हम इक्वल के उस तरफ ले जाएं,
सो 30 न्यूटन विल बी इक्वल्स टू T2। ये हमारे पास सेकेंड स्ट्रिंग की टेंशन हमने फाइंड आउट की। अब हम फर्स्ट स्ट्रिंग की टेंशन की तरफ बढ़ेंगे। टेंशन T1 निकालने से पहले हमें यहाँ पर W1 को भी फाइंड आउट करना होगा। सो टू फाइंड W1, the formula is W1 is equals to M1G. So it is 50, sorry, it is 5 multiplied by 10. So it is 50 Newton. अब हम यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करने लगे टू फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग T1। T1 के अगेंस्ट यहाँ पर W1 काम कर डाउनवर्ड और W2 काम कर रहा है डाउनवर्ड। सो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे W1 प्लस W2 माइनस T इज इक्वल्स टू 0। W1 और W2 चूंकि एक ही डायरेक्शन में है इसलिए इनके दरमियान हमने प्लस लिख लिया। T1 जो है वो अपोजिट है इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन आ गया। सो W1 की वैल्यू जो है वो 50 है और W2 जो है जो हमने फाइंड आउट किया था वो 30 माइनस T इज इक्वल्स टू 0। सो 80 न्यूटन इज इक्वल्स टू T। दिस इज T1 टेंशन इन द फर्स्ट स्ट्रिंग। Question 4.9. This question is related with the principle of moments. A nut has been tightened by the force of 200 Newton using 10 centimeter long spanner. So एक नट को यहाँ पर टाइट किया जा रहा है और जो फोर्स एक्ट की जा रही है वो है 200 न्यूटन की। यहाँ पर दो फोर्सेस का जिक्र है, तो इसको हम F1 कह देते हैं और जो लेंथ ऑफ स्पैनर है दैट इज द मोमेंट आर्म वो हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। सो 10 by 100 it will be 0.1 meter. What length of the spanner is required to loosen the same nut with 150 Newton force? अगर हम सेम नट को लूज करना चाहते हैं और फोर्स की वैल्यू को हम कम कर देते हैं जो कि 150 न्यूटन है, सो हमें कितनी लेंथ का स्पैनर यहाँ पर चाहिए होगा? सो हमें स्पैनर की लेंथ चाहिए या इन अदर वर्ड्स हमें मोमेंट आर्म फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स the clockwise torque will always be equals to anti-clockwise torque. Question 4.9. This question is related with the topic of principle of moments. In this question it says that a nut has been tightened by the force of 200 Newton using 10 centimeter long spanner. What length of spanner is required to loosen the same nut with 150 Newton force? So two forces are given. F1 is 200, F2 is 150. स्पैनर एक स्पैनर की लेंथ आपको दी गई है जिसको आप मोमेंट आर्म भी कह सकते हैं। 10 सेंटीमीटर मोमेंट आर्म का स्पैनर है और उसको हमने कन्वर्ट किया तो वो आ गया 0.1 मीटर। अब वो ये कहता है आपसे कि अगर हम फोर्स को रिड्यूस कर दें 150 न्यूटन पे ले आएँ तो हमें कितनी लेंथ का स्पैनर चाहिए होगा। तो इसके लिए हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स को यूज़ कर लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स हमें ये कहता है कि क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर होता है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के। सो टॉर्क का फार्मूला हम जानते हैं कि टॉर्क इज इक्वल्स टू F क्रॉस L। सो F1 क्रॉस L1 इज इक्वल्स टू F2 क्रॉस L2। सो यहाँ पे हमें L2 चाहिए, F1 is 200, L1 is 0.1 and F2 is 150. So by solving we will get, so it becomes 0.133 meter. To convert it into centimeter, 0.133 will be multiplied by 100, so it will be 13.3 centimeter. This is our final answer. Question 4.10. A block of mass 10 kg is suspended at the distance of 20 centimeter from the center of uniform bar 1 meter long. What force is required to balance it at its center of gravity by applying the force at the other end of the bar? क्वेश्चन के मुताबिक हमें जो मास दिया गया है वो 10 kg है और ये मास
सेंट्रल पोजीशन से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे है। सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.2 मीटर। टोटल लेंथ ऑफ द बार वो हमारे पास है 1 मीटर और यू कैन से 100 सेंटीमीटर। नाउ दिस क्वेश्चन इज आल्सो रिलेटेड विद द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। सो हम यहाँ पर पहले प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स अप्लाई करते हैं और फिर हम देखते हैं कि हमें क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है इसमें। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, क्लॉकवाइज टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। सो हमें यहाँ पर ये फाइंड आउट करना होगा कि कौन सा क्लॉकवाइज टॉर्क है और कौन सा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है। सो ये जो फोर्स F है, ये फोर्स F क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है और ये फोर्स हमें फाइंड आउट करनी है। जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड द फोर्स विच इज एक्टिंग ऑपोजिट एंड टू द सस्पेंडेड मास। सस्पेंडेड मास के मुखालिफ एंड पे जो फोर्स लग रही है, आप वो बताएं कि वो फोर्स कितनी है। और ये जो ऑब्जेक्ट है, सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट है, ये जो टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है। सो हम यहाँ पर टॉर्क का फार्मूला पुट कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द क्लॉकवाइज, सो ये हमारे पास हो जाएगा F मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ से लेके जो इसका पिवट पॉइंट है जिसके अक्रॉस ये मूव कर सकता है, यहाँ तक, दिस विल बी द मोमेंट आर्म फॉर दिस टॉर्क। सो इसको हम यहाँ पर L कह रहे हैं या L1 कह रहे हैं, इज इक्वल्स टू द अदर फोर्स जो कि इसके वेट की वजह से जनरेट हो रही है। सो W इज द वेट मल्टीप्लाइड बाय मोमेंट आर्म, यहाँ पे हमें गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, जो कि कहा गया था 20 सेंटीमीटर, जिसको हमने कन्वर्ट कर दिया था मीटर में। सो ये हो जाएगा 0.2 मीटर। टू फाइंड दिस L1, हम ये जानते हैं कि टोटल लेंथ हमारे पास है 1 मीटर। इसका मतलब ये है कि L1 इज द हाफ ऑफ 1 मीटर। सो इसका हाफ जो है वो L1 हो जाएगा, जो कि बन जाएगा 0.5 मीटर। F हमें फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लाइड बाय 0.5 इज इक्वल्स टू वेट। वेट हमें डायरेक्टली नहीं गिवन, बट हमें मास गिवन है। सो हम यहाँ पर फार्मूला ऑफ टू फाइंड वेट जो है वो पुट कर सकते हैं, दैट वेट इज इक्वल्स टू mg मल्टीप्लाइड बाय 0.2। F मल्टीप्लाइड बाय 0.5 इज इक्वल्स टू मास हमारे पास 10, ग्रेविटी इज कांस्टेंट 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.2। सो यहाँ से आ जाएगा 200 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 इज इक्वल्स टू F मल्टीप्लाइड बाय 0.5। सो इसको अगर हम इक्वल के उस तरफ ले जाएं तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। सो F विल बिकम इक्वल्स टू 200 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 डिवाइडेड बाय 0.5। पॉइंट और पॉइंट कैंसिल, सो ये हमारे पास 40 न्यूटन। दिस विल बी आवर फाइनल आंसर।